इस वीडियो में हम वेस्टर्न कंट्री में 1830 से 1870 और 1870 से 1910 तक के पीरियड का जो थीसिस था, इकोनॉमी जो प्रिंसिपल था जिस पर कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेस हुआ करता था, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दैट मीन्स कि हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म की। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म की हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का फेज 1830 से 1870, 1860 से पहले का कुछ आता है, मीन्स कि 1870 तक आता है मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, मतलब वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप में। और 1870 से 1910 तक का जो फेज है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का है। दोनों दो चीज़ है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहने का मतलब हुआ कि लिबरल हुआ, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिस्टिक जो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक लाइफ होता है वो अपनाया गया। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में मतलब कि नियो मर्केंटलिस्ट के आधार पर जो पहले जो थेसिस हुआ करता था मर्केंटाइल पर की, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंटल का रेगुलेशन हुआ करता था इकोनॉमी पर, उसके बारे में तो उस तरह का होता था। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म ब्रिटिश में तो कम से कम 1910 तक करीब करीब रहा ही। 1910 के बाद फिर उसके बाद आया। उसके पीछे कारण ये था कि ब्रिटेन जो था वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज था। इसका जो इंडस्ट्री था पूरे मैकेनाइज्ड था। इसको ये मैकेनाइज था और ये इंडस्ट्रियल जो वहाँ का डेवलपमेंट था वो करीब करीब पूर्ण हो चुका था, पूर्ण रूप में हो चुका था। एक तरह से देखते हैं तो तो वहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलिज्म, लिबरल प्रिंसिपल को अपनाया गया। मतलब टैरिफ वगैरह और जो कंपटीशन होता है, आपस में जो कंपटीशन होता है उसका वो बेस्ड होता था। सिंपली जो मार्केट होता था वो कम्पिटिटिव होता था। उसमें किसी तरह का कोई बाहरी से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मीन्स कि लेजेस फेयर का सिद्धांत अपनाया गया था। लेजेस फेयर के पैटर्न पर ये इकोनॉमिक ये ब्रिटेन का इकोनॉमी चलता था। तो इसका लिबरल प्रिंसिपल्स का जो होता है इंडिविजुअलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ए डोमिनेंट ब्रिटेन से फिर फ्रांस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ। अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही नहीं हुआ बल्कि इटली और जर्मनी में भी हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन हम ये देखेंगे कि जो अर्बन मिडिल क्लास था जैसे बुर्जुआज, वो चीफ सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म था। चीफ सपोर्टर वे ग्रेटली, चूँकि उनका जो बेसिस ऑफ लाइफ था, जो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ लाइफ था, वो बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स पर आधारित था। इसीलिए वे फ्रीडम चाहते थे और उनका फ्रीडम चाहते थे। और फ्रीडम मतलब किसी तरह का कोई गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई आउटर हस्तक्षेप नहीं हो, वो ये चाहते थे। मीन्स कि जो पैटर्न था वो इंडिविजुअलिस्टिक था। वो एक कम्प्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न चाहते थे कि किसी तरह का वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन उनके इकोनॉमिक लाइफ पर नहीं हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहे जितना भी मन करे उतना रख सकते हैं। तो इस तरह की बात थी। इनका संख्या जो था वो काफ़ी बहुत हद तक बढ़ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चूँकि ब्रिटेन में कम्प्लीटली हो चुका था और फिर बाद में तो इसीलिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म लेजेस फेयर के सिद्धांत पर
वहाँ पर अपनाया गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होगा तो स्वाभाविक है कि उसका पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर उसी तरह का हो जाएगा। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो मिडिल क्लास बुर्जुआस था वो पॉलिटिकली और किसी क्षेत्र में मेन 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 हुआ करता था। मतलब कि बुर्जुआज ही पॉलिसी ये गवर्नमेंट के पॉलिसी को मोल्ड करते थे और बुर्जुआज ही ये इकॉनमी लाइफ को भी मेंटेन करते थे। इवन कल्चरल एस्पेक्ट में भी इनका जो लाइफ था, कल्चरल लाइफ भी, तो बुर्जुआज के थिंक टैंक पर ही मतलब कि थिंकिंग पैटर्न पर ही इफेक्चुएट होता था। मतलब कि उसी पर बेस्ड होता था। तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में हुआ, जिसके कारण बुर्जुआज जो सिटीज़ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, टाउन्स एंड सिटीज़ का। तो बुर्जुआज पॉपुलेशन की संख्या बढ़ गई। तो संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी था, लिबरलिज्म का पॉलिटिकल क्षेत्र में ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी था, बुर्जुआज डेमोक्रेसी था। यद्यपि कि ये अपर और मिडिल क्लास का डेमोक्रेसी हुआ करता था, लेकिन फिर भी और जो वोटिंग का जो अधिकार था वो अपर और मिडिल क्लास तक ही लिमिटेड था। तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट में इनका ज़्यादा भागीदारी होता था और इसीलिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म ब्रिटेन ब्रिटेन के जो लाइफ का था वो मूल आधार हुआ करता था। जो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज थे तो वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म को एलाई कर दिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म के साथ, जो कि एक सीरीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ऑफ क्लासिकल एंड मैनचेस्टर स्कूल के द्वारा थेसिसाइज किया गया। तो जैसे कि एडम स्मिथ का लेजेस फेयर सिद्धांत, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन हुआ करता था। पहला तो एडम स्मिथ है। माल्थस का लॉ ऑफ पॉपुलेशन था कि नंबर ऑफ लेजेस फेयर इस सिद्धांत पर चलता था कि स्टेट का किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह का कोई इंटरवीनिंग नहीं हो इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक जो इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ इकोनॉमी में, इकोनॉमिक लाइफ में। तो मतलब ट्रेड और कॉमर्स और जो इंडस्ट्री मतलब कैपिटलिज्म जो था वो कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर के कानून से चलता था, जिसमें कि किसी तरह का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। तो एडम स्मिथ का ये डिस्टिंक्टिव एडिशन माल्थस फिर उसके बाद हुआ, जो कहा कि लॉ ऑफ पॉपुलेशन को बताया कि ग्रो फास्ट करता है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ऐसा है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई से ज़्यादा तेज चलता है, मतलब कि ज़्यादा प्रोपोर्शन में जाता है। तो इसका मतलब तो चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा और फूड सप्लाई कम होगा, तो ऐसा इस कारण होता है कि लोग ऐसा इस कारण होता है इसीलिए फैमाइन, वार और डिजीज पर प्रिवेंटिव चेक ऑफ कंटिनेंस एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम मैरिज पर माल्थस जोर दिया है। तो चूँकि लॉ ऑफ पॉपुलेशन इस आधार पे था कि जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो उस हिसाब से फूड सप्लाई नहीं बढ़ता है, तो ये एक सरप्लस ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट करता है। सरप्लस ऑफ पॉपुलेशन तो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म में मतलब कि किसी तरह का इसको किया जा सकता है कंटिनेंस और एब्सटिनेंस ऑफ मैरिज पर, फैमिन, वार को और डिजीज को रोककर। तो ये माल्थस का सिद्धांत था कि मैन जो होते हैं
माल्थस यही कहा कि जो ऑथर्स ऑफ मैन जो होता है, ऑथर्स ऑफ देयर ओन पॉवर्टी, मतलब बिकॉज दे हैड टू मेनी चिल्ड्रंस, मीन्स कि ये गरीब जो है वो अपनी पॉवर्टी का खुद अपनी पॉवर्टी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। उसके बाद रिकार्डो का सिद्धांत आया है कि रेंट इज डिटरमाइंड बाई पॉपुलेशन ग्रोथ, फोर्सिंग यूज ऑफ इवन मोर स्ट्राइल लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। कि जो रिकार्डो बताया कि रेंट जो है, रेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर ये डिटरमाइन किया जाता है, और जो स्टाइल लैंड है तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो बंजर ज़मीन है उसको भी प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए कर लिया जाता है। तो इसीलिए ये वो आयरन लॉ ऑफ वेजेस दिया कि कि द वेजेस टेंड टू फॉल टुवर्ड द लेवल ऑफ बेयर सब्सिस्टेंस। कितना भी हो जाए, डेवलपमेंट कितना भी हो जाए, तो लेबर का वही स्थिति रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो प्रोपोर्शनली और इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा, तो लेकिन फिर भी प्रोपोर्शनली जो लेबर का जो ये होता है, वेजेस होता है, तो केवल बेयर सब्सिस्टेंस लेवल के लिए। नसाउ सीनियर फिर उसके बाद हुआ, जो कि बताया कि डेली आवर्स ऑफ जो लेबर है उसको 15 से 14 नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट आवर ही है जो प्रोडक्शन मैक्सिमम करता है। उसी तरह से मैकक्लूक है जो कि एक वेज फंड थ्योरी तैयार किया, जिसमें कि बोला कि इतना अधिक मनी है कि लेबरर्स को पे करने में के लिए कंट्री के पास होता है। यदि उतना ही मतलब कंट्री के पास उतना ही रेवेन्यू होता है जितना कि वो लेबर को पे किया, जितना कि लेबर को पे कर सकता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक सेक्शन लेबर के किसी सेक्शन को काटते हैं, के वेजेस को काटते हैं, तो दूसरा जो सेक्शन है लेबर का वो अफेक्ट हो जाएगा इससे। मीन्स कि किसी भी तरह से इकोनॉमिक, और जेरमी बेंथम फिर आगे यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत जो दिया वो बतलाया कि एप्लीकेशन ऑफ लेजेस फेयर और इकोनॉमिक लिबरलिज्म ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल में रिजल्ट करता है। तो इस तरह का ये सब थ्योरिस्ट हुए जो कि बतलाई। इनका जो थिंकिंग पैटर्न था वो बेसिकली इससे मोटिवेटेड था कि ये उस समय के कंटेम्प्ररी एज को रिफ्लेक्ट करता था। मीन्स कि देख रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चूँकि हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब तक इंटरप्रेन्योरशिप को जब तक हम फ्री नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक हम इंडिविजुअल को फ्री नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई इंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकता है। वो जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि जोखिम किस लिए उठाएगा, जब उसका गवर्नमेंट से रेगुलेशन लाएगा और जो प्रॉफिट होगा उसमें कोई दूसरा भागीदार होगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक तरह का फॉर्मुलेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म 1830 तक इस तरह से देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म 1830 तक एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्राइन हो गया। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म के जैसा ही हो गया, और ये मैन को सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो मोटिव, मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो इकोनॉमिक लाइफ का मोटिव फोर्स बतलाया। मतलब कि मोटिव फोर्स, इकोनॉमिक लाइफ का मोटिव फोर्स एज ए रूल एस्टेब्लिश कर दिया। इस पॉलिटिकल लिबरलिज्म के जैसा ही ये स्ट्रेस किया, जोर दिया इस पर कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जहाँ पर कि कोई किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं हो, कोई सब्सिडीज नहीं हो गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, कोई लेबर यूनियंस नहीं हो, फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस और रेगुलेशन, लेजेस फेयर, फ्रीडम ऑफ कंपटीशन, नो मोनोपोलीज,
स्पेशली जो कि चार्टर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि इस तरह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो होते हैं, और इकोनॉमिक लिबरल्स एक्चुअली 18th सेंचुरी थॉट जो होता, जो कि बिलीव करता था कि इकोनॉमिक लाइफ जो गाइड होता है वो सपोजिटली नेचुरल लॉ के द्वारा होता है। जिस तरह से जैसे लॉ ऑफ रेंट हुआ, लॉ ऑफ वेजेज एंड पॉपुलेशन हुआ, इस तरह का जो लॉ होता है तो एक तरह का नेचुरल लॉ के द्वारा गाइड होता है इकोनॉमिक नियम। तो और मनुष्य को ये रोकना नहीं चाहिए, इस नेचुरल लॉ को परवर्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने आप में किसी मैन मेड रेस्ट्रिक्शन के द्वारा किसी तरह का कोई परवर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने आप में डेवलप होने देना चाहिए। और नेचुरली जो मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम पीपुल ये नेचुरली पहुंच जाएगा। तो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक थॉट था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरह का पेसिमिज्म था इकोनॉमिक, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। ये माल्थस और रिकार्डो के सिद्धांत से जैसा पता चलता है कि इसको डिसमल साइंस भी कहा जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट जो थे वो इसमें जस्टिफिकेशन पाए अपने आप को वेल्दी ग्रो करने में। सिस्टम ऐसा था कि मतलब कि वेल्दी ग्रो किसी तरह का कोई बाहर से किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और किसी तरह का कोई उतना बहुतायत मात्रा में टैक्सेशन नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट ग्रो करेंगे। स्टेट्समैन के लिए भी स्टेटमेंट भी क्वाइट कन्विंस थे इसकी वैलिडिटी के लिए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म अपना फर्मेस्ट फुट होल्ड और मोस्ट विक्ट्रीज ग्रेट ब्रिटेन में पाया। 1800 से 1860 तक जो ब्रिटिश लॉन्ग स्टैंडिंग जो ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन थे प्राइवेट इंडस्ट्री और ट्रेड पर, वो पार्लियामेंट्री एक्शन के द्वारा रिपील कर दिया गया। ये जैसे स्टैट्यूज ऑफ अप्रेंटिसेज हटा दिया गया, फिर उसके बाद लॉ रेगुलेटिंग कॉटन लेदर जो लाइनन था उसके लॉ को जो रेगुलेट करता था वो हटा दिया गया। साइज ऑफ ब्रेड, उसके बाद हो गया ट्रिप्स, यूजुअली ला मोनोपोलीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हडसन बे कंपनी, तो इस तरह ये हटा दिया गया। एलिजाबेथन पुअर लॉ जो था ये सब भी हटा दिया गया। तो बाय द टाइम मतलब कि लास्ट में ऐसा हुआ कि जितना भी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज था एक्सेप्ट कुछ रिटेन किया गया, कुछ रखा गया रिवेन्यू के लिए, रिवेन्यू पर्पज से उसको कॉबडेंट जो लास्ट वाला जो था कॉबडेंट ट्रीटी विथ फ्रांस इन 1860 में उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। और कुछ जो इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे कुछ था जिसको कि रखा गया रिवेन्यू पर्पज से। ग्रेट ब्रिटेन फुल्ली फ्री ट्रेड पॉलिसी एडप्ट किया, लेजेस फेयर सिद्धांत को एडप्ट किया, जैसा कि कोई भी नेशन जैसा करता है। फ्रांस जर्मनी में इकोनॉमिक लिबरलिज्म कंसिडरेबल नंबर ऑफ कन्वर्ट्स पाया, लेकिन यहाँ पर एक कम्प्लीटली ट्रियम्फ नहीं किया। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण इकोनॉमी ही था, इकोनॉमिक था कि बिग बिजनेस 1860 से इससे पहले हम एक ये नोटिस देना ये नोट करना, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि 1860 से 1870 के बीच जो बिग बिजनेसेस जो था क्वाइटली इनरूटेड हो रहा था इरेक्शन ऑफ नेशनल स्टेट्स, इनरूटेड हो रहा था कंटिनेंट ऑफ यूरोप पर और अमेरिका में। लेकिन इसके साथ साथ एक सीरीज ऑफ वार्स भी लड़ा जा रहा था नेशनल स्टेट्स के इरेक्शन के लिए, जैसे इटली, जर्मनी, magyर्स, बाल्कन पीपुल्स और रिप्रेशन ऑफ सेक्शनलिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स, इसके लिए वार भी लड़ा जा रहा था। और
इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेशनल स्पिरिट और राइवलरी संघर्ष ऑल ओवर यूरोप में मौजूद हो रहा था। तो हम देखते हैं, तो एक तो ये था कि नेशनल स्टेट्स की लड़ाई हो रही थी। किसी रीजन को नेशनल स्टेट्स का पूर्ण रूपेणा नेशनल स्टेट्स हो जाए, इसके लिए लड़ाई हो रहा था जनरली। और नेशनल राइवलरी स्वाभाविक है कि नेशनलिज्म जब बढ़ेगा तो एक जगह नेशनलिज्म बढ़ेगा तो दूसरी जगह भी नेशनलिज्म बढ़ेगा, यदि उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स यदि वहाँ मौजूद है तब। इस तरह के सर्कमस्टांसेज में नेचुरल था कि जो स्पिरिट और राइवलरी जो था वो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी पाया अपना, और स्ट्रिक्टली कल्चरल एंड पॉलिटिकल डोमेन्स में भी पाए। तो जो कंट्री का जो मशीन इंडस्ट्री था और एक्सप्लॉइटेशन और जो नेचुरल रिसोर्सेज था, वो बेसिक थीम हो गया। डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए थीम हो गया, मतलब इन सब पर ज़्यादा फोकस हो गया। और सिक्योरिटी और परचेजिंग पावर अपने सिटीजन्स को परचेजिंग पावर के सिटीजन्स को बढ़ाने के लिए भी एक कंसर्न हो गया। और सेंट्रल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसर्न ये सारे स्टेट्समैन के लिए ये हो गए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो था वो गवर्नमेंटल 1870 के बाद 1870 के बाद, क्योंकि ये नेशनलिज्म ये 1870 का फेज बतलाता है कि इटली, जर्मनी और ये सब का जो एकीकरण हुआ, तो ये 1870 में ही 1870 के फेज का है। तो ये इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस थे वो अटेंड किए गए नॉट सो मच बाय गवर्नमेंटल पॉलिसीज ऑफ लेजेस फेयर गिविंग फ्री रेन टू इंडिविजुअल कंपटीशन, बट जिसमें कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और एस्टेब्लिशिंग फ्रीडम ऑफ ए प्रोफेशन ट्रेड एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बेसिक जिसका मूल थीम हुआ करता था। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि इस तरह का बेस ये जो लॉज ऑफ सप्लाई और डिमांड के आधार पर जो गवर्नमेंटल जो पॉलिसी जो चलता था उसके आधार पे नहीं, बल्कि नियो मर्केंटलिस्ट जो मर्केंटलिस्ट प्रिंसिपल्स जो पहले जो अपना ये 17th एंड 18th सेंचुरी के जो स्टेट अपनाते थे उसके आधार पे एडवेंट ऑफ लिबरलिज्म के पहले जो उसके आधार पे जैसे वो मर्केंटलिस्ट जो फेज था 18th एंड 17th सेंचुरी में लिबरलिज्म के आने के पहले, उसके आधार पे अब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है अटेंडेंट होने लगा। मतलब वो ये पॉलिसी हो गया न्यू मर्केंटलिस्ट का। न्यू मर्केंटलिस्ट इसको संज्ञा देंगे। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म 1870 के बाद पॉसिबल नहीं था। उसके पीछे कारण था कि नेशनल कंसर्न जो था ये मशीन इंडस्ट्री को फोस्टर करने के लिए और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को स्टिमुलेट करने के लिए, सिक्योरिटी एंड परचेजिंग पावर ऑफ सिटीजन्स को इंक्रीज करने के लिए, ये सब सेंट्रल कंसर्न हो गया था। तो ये ऐसी परिस्थिति में चूँकि देश डेवलप नहीं थे, मतलब कि ये सब कंसर्न ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इकोनॉमिक लिबरलिज्म से इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पॉलिसी एडप्ट किया जाने लगा। ये नेशनलिज्म का पॉलिसी इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो ये बेसिकली वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात है। ब्रिटेन में तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म अपनाया ही उस समय भी मेन थीम हुआ करता था। बाद में चलकर इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रूप में कन्वर्ट किया है। इसका कारण था कि जो डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था सभी नेशन का, उसमें डिफरेंसेस था।
उसमें डिफरेंसेस था, जिस कारण से यदि एक ही समान सभी देश रहते तो तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म ही चलता, फ्री ट्रेड के आधार पे, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, नियम के आधार पे। लेकिन ये सभी देश एक समान नहीं थे। वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ब्रिटेन की बात यदि हटाते हैं, ब्रिटेन तो पहले से इंडस्ट्रियलाइज था। वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में जितने भी जो देश थे वो कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये मतलब कि सिमिलरली सर्कुमस्टांस्ड नहीं थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में, मतलब कि रिसोर्सेज के क्षेत्र में या बहुत सारे चीज़ों में। मीन्स कि सभी डिफरेंसेस था डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो यदि इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले ये हुआ करता था कि एक देश इंडस्ट्रियलाइज था तो दूसरा देश एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो सामान का जो होता था, एक का रिक्वायरमेंट दूसरा होता था, एक का रिक्वायरमेंट दूसरा होता था। एक तरफ फूड ग्रेन्स को और रॉ मटेरियल्स को उपजाता था देश, और दूसरे तरफ इंडस्ट्रियलाइज था जो बना हुआ माल बेचता था। जो बना हुआ माल बेचता था तो मीन्स की रेसिप्रोकल रिलेशन आपस में थे, कि एक का डिमांड दूसरे का एक का डिमांड एक के लिए डिमांड दूसरे के लिए सप्लाई हुआ जाया करता था, दूसरे का सप्लाई एक के लिए डिमांड हुआ जाया करता था। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक लिबरलिज्म का पॉलिसी ही था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का पॉलिसी ही अपनाया जा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि सिमिलरली सर्कुमस्टांस नहीं थे, डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट नेशंस का डिफरेंस था। तो इसीलिए जो है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, रसिया, इनके लिए आर्गूमेंट इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कन्विंसिंग नहीं था। यदि ये सारे देश एग्रीकल्चर रहा करते या कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड रहा करते, तब तो खैर इकोनॉमिक लिबरलिज्म का पॉलिसी हो सकता था। लेकिन इसमें डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो डिफरेंसेस था, ये प्रमोट कर दिया कि अपना नेशनल इंटरेस्ट लोग देखने लगे, दूसरा अपना इंटरेस्ट देखने लगे, कि कहीं अपना इंटरेस्ट देखने लगा। और दूसरी तरफ ये था कि जो नेशनलिज्म की जो भावना जो उत्पन्न हुई, तो नेशनलिज्म की भावना हुई तो ये उत्पन्न हुई, तो ये नेशनलिज्म इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी होने लगा। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन में नेशनलिज्म की भावना जो उत्पन्न हुई, तो इस नेशनलिज्म को के आधार पे इस नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र में और इकोनॉमिक क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अपनाया जाने लगा। ब्रिटेन यद्यपि कि 1870 से 1914 तक फ्री ट्रेड का इरा था कि ब्रिटेन में इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट था किसी भी अदर नेशन के मुताबिक। इसके पास सो मच कैपिटल था, इसके पास कस्टमरी मार्केट्स था, ग्रेटर नीड फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फूड सप्लाईज था, जो कि नेशनल इंटरेस्ट इसका सीरियसली इंडेंजर नहीं हुआ करता था। लेकिन अदर नेशन के साथ डिफरेंट पोजीशन था, नोवेल नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, डेवलपिंग मशीन इंडस्ट्री जो थे, इन्फेंट इंडस्ट्री थे, उनको डूबने से बचाने के लिए टैरिफ, उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, जो कि ट्रेड और टैरिफ के द्वारा दिया जाता था, जो कि जो टैरिफ व्यवस्था के द्वारा उनको प्रदान किया गया है, और सब्सिडीज के द्वारा भी प्रदान किया गया। मतलब कि उनको प्रमोट करने के लिए इस व्यवस्था लाया गया है। टैरिफ प्रोटेक्शन इन्फेंट इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, राइजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में ये कच्चा माल लगाए, तो उसके लिए भी बहुत सारा टेक्निक अपनाया गया, और मतलब कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को उस क्षेत्र में भी लाया गया। और जो फॉरेन फूड स्टफ्स और रॉ मटेरियल्स जो होते थे उसमें भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अपनाया गया। उसका पॉलिसी भी उसको सिक्योर करने के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अपनाया गया है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म से इकोनॉमिक नेशनलिज्म के तरफ जो ट्रेंड जो जो ये फुल्ली रूप से मार्क था जर्मनी में, जहाँ की नेशनल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट एजिटेशन किए। स्विफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कंट्री का पैट्रियोटिक फर्वर के साथ, जो कि सक्सेसफुल स्ट्रगल किया इसके लिए, पॉलिटिकल यूनिटी के लिए। मीन्स कि वहाँ पॉलिटिकल यूनिटी और इकोनॉमिक यूनिटी के द्वारा इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जैसे जोल्बरीन को देखते हैं, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के द्वारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का काम वहाँ पर किया गया है। और जब इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था तो प्रोटेक्टिव टैरिफ्स और कंपलसरी इंश्योरेंस फॉर नेशंस वेज अर्नर्स ये अपनाया गया। तो इसमें डिप्लोमेटिकली, जैसे कि ये मैजनी इटली में, और मैजनी इटली में, और बिस्मार्क जर्मनी में एक फर्वर के साथ, मतलब कि एक फर्वर के साथ, मतलब डिप्लोमेटिक इस तरह से मूवमेंट किया जिससे कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ावा मिले और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो सके। ये बाद में पढ़ेंगे, बाद में जानेंगे किसी और अन्य वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।